Hello everyone, welcome to my channel UPSC Aspirants. In this video we are going to cover our second part of chapter 11, the religious and social reforms after 1858. ठीक है, लास्ट चैप्टर के अंदर हम आर्य समाज, स्वामी विवेकानंदा, प्रस्थाना समाज, ब्रह्मो समाज इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार जाके पहले अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करो, देन मूव टू सेकंड पार्ट। तो इस चैप्टर के अंदर अभी हम पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट के अंदर सैयद अहमद खान और जो उनका अलीगढ़ स्कूल था उसके बारे में कि उनका क्या उनका क्या रोल रहा है रिलीजियस मोमेंट्स वगैरह के अंदर या फिर एजुकेशन के अंदर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। द मुस्लिम अपर क्लास हैड टेंडेड टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न एजुकेशन एंड कल्चर. It was mainly after the revolt of 1857 that modern ideas of religious reform began to appear. तो ये यहाँ पे क्या कहा गया है ना कि जो मुस्लिम अपर क्लास है वो थोड़ा सा अवॉइड करती थी किस चीज़ को, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन को और उस कल्चर को, क्योंकि ये है ना मतलब अपने कल्चर में और जो कुरान है या मतलब उन चीज़ों के अंदर काफ़ी सम्मिलित थे, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे और ये थोड़ा सा दूर ही रहते थे वेस्टर्न एजुकेशन से। ओके, और जब 1857 का युद्ध हुआ उसके बाद में अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों ने मतलब हिंदुओं का साथ देना स्टार्ट कर दिया ताकि वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी लागू कर सकें कि भाई हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ा दो और मुस्लिमों को हिंदुओं से। ये वो काम करने लगे थे जिसकी वजह से मुस्लिम काफ़ी पिछड़े हो गए थे एजुकेशन के मामले में। और उसी चीज़ को रिवाइव करने में सबसे बड़ा हाथ किस चीज़ का रहा, सैयद अहमद खान जी का। तो अभी बात करते हैं। ए बिगनिंग इन द डायरेक्शन वॉज मेड व्हेन द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन कलकत्ता इन 1863। अब जो मॉडर्न वेस्टर्न जो एजुकेशन थी, एजुकेशन की तरफ इन्होंने कदम बढ़ाए, उसमें किसकी हेल्प से, कहाँ से शुरुआत हुई, वो थी मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की वजह से, जो कि कब फाउंड हुई थी 1863 में। कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर। द सोसाइटी प्रमोटेड डिस्कशन ऑन रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस इन द लाइट ऑफ मॉडर्न आइडियाज़ एंड एनकरेज अपर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम्स टू टेक द वेस्टर्न एजुकेशन। तो इसमें बात कहा गया कि जो सोसाइटी थी वो किन मुद्दों पे बात करती थी, रिलीजियस पे, सोशल इश्यूज़ थे, पॉलिटिकल क्वेश्चंस थे कि भाई हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारा कितना रोल रहता है आज के मुद्दों में, गवर्नमेंट के अंदर हमारा कितना रोल है, उन चीज़ों के बारे में बातें की जाती थी। उन्हीं चीज़ों के बारे में ये सोसाइटी क्वेश्चन करती थी और एनकरेज करती थी, बढ़ावा देती थी जो अपर और जो मिडिल क्लास के मुस्लिम्स थे उनको कि भाई आप भी वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ अपने आप को बढ़ाओ और उनको मानो, ताकि मुस्लिम्स के अंदर भी थोड़ी सी डेवलपमेंट हो, वो भी आगे बढ़ पाए, जो उनका पिछड़ापन है वो भी ख़त्म हो पाए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिफॉर्मिंग अमॉन्ग द मुस्लिम वॉज सैयद अहमद खान। जो मुस्लिम्स के अंदर रिफॉर्मर थे, जो इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, वो थे सैयद अहमद खान। इनका जन्म 1817 में हुआ, 1898 में इनका देहांत हो गया। ही वॉज ट्रीमेंडसली इम्प्रेस्ड बाय द मॉडर्न साइंटिफिक थॉट्स। ठीक है, वो किन चीज़ों से काफ़ी प्रभावित थे, जो साइंटिफिक थॉट्स थे, मॉडर्न एजुकेशन थी, तो उनसे वो काफ़ी प्रभावित थे और वो भी चाहते थे कि लोग इस चीज़ को पढ़ें और वो इन चीज़ों को किसके साथ मिला के देखते, इस्लाम के साथ में। देन ही डिड फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिक्लेयरिंग दैट कुरान अलोन वाज द अथॉरिटिव वर्क ऑफ इस्लाम। केवल कुरान ही जो अथॉरिटिव टेक्स्ट है इस्लाम का, अगर इस्लाम के बारे में बात करनी है या फिर इस्लाम के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही किताब है, वो है कुरान। आप कुरान को पढ़िए सबसे पहले, और जो भी उसके बाद जितनी भी राइटिंग्स हैं जो कुछ भी इस्लाम के बारे में बताती हैं वो सेकेंडरी है। He said if religion did not change with time, it would become fossilized as it happened in India. तो ये कहते हैं ना कि अगर समय के साथ रिलीजन को नहीं बदला गया तो वो भी फॉसिल की तरह एक पिछड़ेपन में रह जाएगा, दब के रह जाएगा। वो फिर मतलब उसके अंदर चेंज नहीं हुए तो वो फिर आगे जाके इतना काम नहीं आएगा, आपको इतना दब जाएगा, लोग इतने पिछड़े हो जाएंगे। All his life he struggled against the blind obedience of traditions, dependence on custom, ignorance and irrationalism. He urged the people to develop a critical approach and freedom of thoughts. यहाँ पे ये क्या कहते हैं
कि भाई इन्होंने अपनी पूरी लाइफ किस चीज़ में स्ट्रगल में निकाल दी है। जो भी पुराने रीति रिवाज हैं, है ना, लोग किस पे डिपेंड रहते थे, पुराने कस्टम्स पे रहते थे, और जो नई जो सोच है उसकी तरफ इतना बढ़ते नहीं थे, इरेशनल थे, ऊंच नीच की भावना रखते थे। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उसी स्ट्रगल में लगा दी। ये चाहते थे कि लोग, है ना, लोगों के अंदर ऐसी भावना का डेवलपमेंट हो जिससे वो अपने थॉट्स के जो विचार हैं उनको प्रदान कर सके, और आगे अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोच सके, एजुकेशन के बारे में सोच सके, अपने फ्रीडम के बारे में सोच सके। तो ये चाहते थे, यही इनका सपना था। सैयद अहमद खान बिलीव्ड दैट religious and social life of Muslims could be improved only by imbibing modern western scientific knowledge and culture। तो ये क्या कहते थे कि सैयद अहमद खान का हमेशा ये इस चीज़ में बिलीव करते थे, अगर मुस्लिम्स की जो रिलीजियस, जो धार्मिक और सोशल लाइफ है, अगर उसको सुधारना है तो उसको एक ही चीज़ उसके अंदर हेल्प कर सकती है, वो है वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन, उनकी एजुकेशन को पढ़ो, उनके कल्चर को अपनाओ, उसी तरह से ढलो जैसे वो आज के समय में अपने आप को इवोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, समय के अनुसार वो अपने आप के अंदर बदलाव लेके आ रहे हैं। तो अगर हम भी ऐसे ही करते रहे तो ज़रूरी है कि हम आने वाले टाइम के अंदर काफ़ी मॉडर्न हो जाएंगे, और जो हमारा पिछड़ापन है वो ख़त्म हो जाएगा। Therefore, the promotion of modern education remained his first task throughout his life। इसीलिए जो मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करना ही अब उनकी लाइफ का सबसे पहला और बड़ा मकसद रह गया था। As an official, he founded school in many towns and had many Western books translated into Urdu। अब क्या है ना कि इन्होंने काफ़ी स्कूल्स का फाउंडेशन किया था, बहुत स्कूल बनाए थे काफ़ी अलग अलग टाउन्स के अंदर, छोटे छोटे शहरों के अंदर, और जो मॉडर्न वेस्टर्न बुक्स थी उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया था उर्दू लैंग्वेज में, क्योंकि उस टाइम पे उर्दू लैंग्वेज मुस्लिम्स के अंदर काफ़ी प्रचलित थी, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए कि उनका कल्चर क्या है वेस्टर्न लोगों का, और लोगों को पढ़ने में आसानी हो। इस वजह से इन्होंने उन बुक्स को किस में ट्रांसलेट किया, उर्दू के अंदर। 1885 में इन्होंने अलीगढ़ के अंदर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को बनाया। ठीक है, उसका गठन किया, उसको फाउंड किया एज अ सेंटर फॉर स्प्रेडिंग वेस्टर्न साइंस एंड कल्चर। लेटर दिस कॉलेज ग्रो इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उस टाइम पे ही क्या मोस्टली वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ाते थे, यहाँ पे साइंस के बारे में बताया जाता था, कल्चर के बारे में बताया जाता था। धीरे धीरे करके बाद में ये कॉलेज किस नाम से उभर के आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में बन के निकल के आया। ठीक है। Sayyid Ahmad Khan was a great believer in religious toleration। He believed that our religion had certain underlying unity which could be called practical morality। अब ये क्या थे ना, ये मतलब दूसरे रिलीजन्स के अंदर भी बिलीव करते थे। ठीक है, उनको नीचा नहीं दिखाते थे, कोई भेदभाव नहीं करते थे, फ्रेंडली रिलेशन रखते थे हर किसी के साथ में, और ये सोचते थे अगर देश के अंदर यूनिटी लेके आनी है या रिलीजन में यूनिटी लेके आनी है तो हमको एक दूसरे की जो ट्रेडिशन है, जो भी रिलीजन है, उनकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ही ऑल्सो अपोज्ड टू द कॉम्युनल फ्रिक्शन। जो भेदभाव होता था, जो धर्म की राजनीति होती थी, आपस में धर्मों को लड़ाया जाता था, उसके अपोजिशन में ये रहते थे कि उसको अपोज करते थे, और हिंदू और मुस्लिम से अपील करते थे कि आप एकजुट हो जाओ। ये बात है 1883 की। मोरोवर हिंदू, पारसी, क्रिश्चियन हैड फ्रीली कंट्रीब्यूटेड टू द फंड्स ऑफ हिज कॉलेज, व्हिच डोर वर आल्सो ओपन टू ऑल इंडियंस। अब यहाँ पे क्या कहा गया ना, हिंदू, पारसी, क्रिश्चियंस हो गए, सब मिल के इनको मतलब भर भर के इनके कॉलेज को फंड्स प्रोवाइड करते थे। और ऐसा नहीं है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी केवल मुस्लिम्स के लिए थी, यहाँ पे हर धर्म के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब यहाँ पे पढ़ते थे, सबके लिए यहाँ के दरवाजे खुले थे, सब यहाँ से एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। फॉर एग्जाम्पल इन 1898 के टाइम पे यहाँ पे 64 हिंदू, 64 हिंदू थे, और जिसमें से 285 मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़े हैं। और आउट ऑफ 7 इंग्लिश टीचर, 7 इंडियन टीचर, 7 भारतीय टीचर्स के अंदर 2 जो टीचर्स थे वो किस चीज़ के प्रोफेसर थे, संस्कृत के। ठीक है। However, towards the end of his life, he began to talk of Hindu domination to prevent his followers from joining the rising national movement। अब क्या है ना, उस समय पे लोगों के मन में नेशनल मूवमेंट भी काफ़ी बढ़ चढ़ के उठ रही थी। ठीक है, सबको ये था कि हमको फ्रीडम चाहिए, और
ये क्या चाहते थे ना कि इनका ये मानना था कि अभी वो कंडीशन बनी नहीं है, स्पेशली मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम वर्ग काफ़ी पिछड़ा हुआ था, अंग्रेज भी उनसे काफ़ी कट रहे थे 1857 के बाद में। अंग्रेज़ों ने उन पे कोई इतना खासा ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से उनकी जो बैकवर्डनेस है काफ़ी ज़्यादा बन के रह गई थी। और यही मानना था सैयद अहमद ख़ान का कि भाई जो नेशनल मूवमेंट है उसके अंदर जो हिंदुओं का जो डोमिनेशन, क्योंकि हिंदू काफ़ी आगे बढ़ चुके थे एजुकेशन के मामले में भी, वेस्टर्न थॉट्स के मामले में भी, कि भाई वो डोमिनेट करते हैं, उनको समझ है इस चीज़ की। और रही बात मुस्लिम्स की, तो वो अभी इतने मेच्योर नहीं हुए हैं कि नेशनल मूवमेंट के अंदर अपना साथ दे सके या उसको ज्वाइन कर सकें। इसलिए ये हमेशा यही कहते थे कि आप जितनी दूरी हो सके उससे बना के रखो। ही वॉज ओनली वांटेड द बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम मिडिल क्लास अपर क्लास टू गो। वही बात है कि ये मुस्लिम मिडिल क्लास और अपर क्लास की बैकवर्डनेस को भगाना चाहते थे। इस वजह से ये नहीं चाहते थे कि भाई नेशनल मूवमेंट के अंदर मुस्लिम भी जाएं, और जिस वजह से अंग्रेज़ों का इनके कॉलेज पे ध्यान जाए और अंग्रेज़ कहीं इस कॉलेज को बंद ना करवा दें, जिसका सबसे बड़ा लॉस किसको होगा, मुस्लिम्स को होगा, और वो फिर से बैकवर्ड रह जाएंगे। सिर्फ इस चीज़ के चलते हुए ये मुस्लिम लोगों को पीछे खींच रहे थे नेशनल मूवमेंट से। He believed that only Indians had become as modern in thinking and action as the English were, could they hope to successfully challenge foreign rules। अब ये क्या कह रहे थे ना, अंग्रेज़ों को अगर भगाना है, उनको चैलेंज करना है, तो आपकी जो अपनी थिंकिंग है, जो आपको उसी लेवल की थिंकिंग और आपके काम भी उसी लेवल के होने चाहिए जैसे उस टाइम के अंग्रेज़ों के हैं। तभी आप उनकी बराबरी कर पाओगे और तभी उनको चैलेंज कर पाओगे। He therefore advised all the Indian and particularly the educationally backward Muslims to remain aloof from the politics for some time to come। द टाइम फॉर पॉलिटिक्स ही said yet had not yet come। अब ये क्या कहते थे ना, उस टाइम पे जितने भी एजुकेशनली जो बैकवर्ड थे मुस्लिम, जो पढ़े लिखे मुस्लिम नहीं थे, उनको क्या कह रहे थे ना, अभी आप है ना पॉलिटिक्स से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी ये टाइम आया नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में उतरो, या फिर आपको उतनी समझ नहीं है। In fact, he had become so committed to his college and the cause of the education that he was willing to sacrifice all the interest to them। Consequently, to prevent the Orthodox Muslims from opposing his college, he virtually gave up his agitation in the favor of religious reform। ये पहले क्या है ना, रिलीजियस रिफॉर्म में काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते थे कि जो भी धर्म है उसको कैसे सुधारा जाए, जो भी कमियां उनको कैसे हटाया जाए। अब उन चीज़ों को भी इन्होंने छोड़ दिया, किस लिए, ताकि ये एजुकेशन को रिवाइव कर सके और अपने कॉलेज को अच्छे से चला सके, और जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। एक यही रीज़न था जिसकी वजह से इन्होंने हर तरह के जो बाकी जिन जिन चीज़ों में ये शामिल थे वहाँ से अपने आप को वापस खींच लिया, पीछे कर लिया। For the same reason, he would not do anything to offend the government and on the other hand encourage communalism and separatism। यही एक ऐसा कारण था जिसकी वजह से ये नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट इनसे ऑफेंड हो, और इस वजह से इन्होंने जो भेदभाव होता था, जो धर्म मतलब हिंदू और मुस्लिम की जो बातें होती थी उनको इन्होंने एनकरेज तो नहीं किया एक तरह से, मतलब ये बस चाहते थे कि इनका कॉलेज बनना हो, और जितने भी पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो हिंदुओं का हो, और जिसमें मोस्टली के कौन थे, मुस्लिम थे, कि उनके साथ कोई गलत ना हो और उनका जो कॉलेज है और जो उनकी एजुकेशन है वो बंद ना हो। Sayyid Ahmad's reformist zeal also embraced the social sphere। He urged Muslims to give up medieval customs and way of thoughts and behavior। In particular, he wrote in favor of rising women's status in society and advocated the removal of पर्दा and spread of education among the women। अब यहाँ पे क्या कहते हैं ना, ये सोशल जो रिफॉर्म थी उनमें काफ़ी पहले बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। ये चाहते थे कि जो भी मुस्लिम्स हैं, जो पुराने रीति रिवाज के थ्रू, जो सोच के थ्रू चलते थे, वो उन चीज़ों को छोड़ दें और अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्न करें। और ऊपर से इन्होंने फेवर किया कि जो मुस्लिम्स के अंदर वुमेंस का स्टेटस है वो काफ़ी गिरा हुआ था, ठीक है, वो सोसाइटी के अंदर मतलब उनको इतनी इज्जत नहीं थी, उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। और ऊपर से मुस्लिम्स क्या रखते हैं, पर्दा रखते हैं, तो ये नहीं चाहते थे कि भाई औरतें हमेशा पर्दे में रहे। वो हमेशा ये चाहते थे कि एजुकेशन है वो भी औरतों के अंदर फैले। उस टाइम की जो वुमेन्स है, चाहे वो हिंदू हो और या फिर मोस्टली मुस्लिम्स हो, उनके अंदर एजुकेशन सबसे आगे रहे। He also condemned the customs of polygamy and easy divorce।
ठीक है। इन्होंने जो उस टाइम पे जो कस्टम्स थे, जो रीति रिवाज थे, पॉलीगैमी होती थी कि एक इंसान, एक आदमी काफ़ी शादियाँ रखता, काफ़ी बीवियाँ होती थी। तो ये उस चीज़ को अपोज करते, उस चीज़ के खिलाफ रहते थे। और जो डाइवोर्स था मुस्लिम्स के अंदर, वो भी काफ़ी इजी तरह से होता था। जैसे कि हमने अभी रिसेंट में देखा ही था, इंडिया के अंदर ट्रिपल तलाक पे कानून बना दिया गया, जो कि पहले नहीं था, कि 3 बार तलाक 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 एनी मीडियम किसी भी वे से बोल दिया जाता तो कहते हैं कि उनका डाइवोर्स हो जाता था। सही। और इस चीज़ के खिलाफ कौन थे? सर सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान वॉज हेल्प बाई द बैंड ऑफ लॉयल फॉलोअर्स हु कलेक्टिवली डिस्क्राइब एज द अलीगढ़ स्कूल। अब इनकी हेल्प काफ़ी लोग जो इनके लॉयल फॉलोअर्स रहे, उन्होंने इनकी काफ़ी मदद की है। और जिसके उपलक्ष्य में फिर क्या बना था? अलीगढ़ स्कूल बना था, जो बाद में जाके कॉलेज वगैरह बन गए थे। रिलीजियस रिफॉर्म अमंग द पारसीज। अब जो पारसीज हैं, उनके अंदर, उनके धर्म के अंदर जो रिफ़ॉर्म हुई, उनको ठीक करने के लिए, जो कमियां थी उन चीज़ों को सही करने के लिए कौन कौन सी रिफॉर्म्स हुई? रिलीजियस रिफॉर्म वॉज बिगन अमंग द पारसीज इन बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर इनकी शुरुआत हुई थी, जो 19वीं सदी के बीच में। 1881 में जो रेनोवाई मजदयान सभा उस टाइम पे बनाई गई, एसोसिएशन बनाई गई रिलीजियस रिफॉर्म के लिए। ठीक है। और किसने स्टार्ट की थी? नारोजी, नारोजी फरदौनजी, दादा भाई नारोजी, एस बंगोली एंड अदर्स। ये 3 नाम याद रख लेना, क्योंकि ये हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं कि इस सभा के अंदर किन किन लोगों का हाथ था। तो यहाँ पे ये तीनों थे उसमें। It campaigned against the entrenched orthodoxy in the religious field and initiated the modernization of Parsi social customs regarding the education of women, marriage and social position of वुमेन इन जनरल। यहाँ पे भी वही सेम बात है, वुमेंस की एजुकेशन, और अगर कोई पुराने रीति रिवाज हैं तो उनको बदला जाए समय के साथ में, और जो उनकी शादियों का जो तरीका था उसको थोड़ा ठीक किया जाए, और वुमेंस की जो सोशल पोजीशन है, उनको पहले बैकवर्ड रखा जाता था, उसको सुधारा जाए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उनको इक्वल का स्टेटस दिया जाए। इनका भी यही मानना था। इन कोर्स ऑफ टाइम पारसी बिकम सोशल एंड मोस्ट वेस्टर्नाइज सोसाइटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, वेस्टर्न सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। और कुछ ही समय के अंदर सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर इन्होंने ही अपनाया, और जो बेस्ट वेस्टर्नाइज सोसाइटी के रूप में ये बिल्कुल उभर के आए। एजुकेशन का मामला हो, इक्वालिटी का मामला हो, हर तरह से इन्होंने अपने आप को उस समय के अंदर डाल लिया। बात करते हैं रिलीजियस रिफॉर्म अमंग द सिक्स। सिख था, जो सिख धर्म है, उसके अंदर कौन कौन सी रिफॉर्म हुई, कौन कौन सी चीज़ों का बदलाव किया गया, या फिर उसके ऊपर जोर दिया गया। रिलीजियस रिफॉर्म अमंग द सिक्स वर बिगन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी व्हेन द खालसा कॉलेज वॉज स्टार्टेड एट अमृतसर। अमृतसर के अंदर कौन सा कॉलेज स्टार्ट हुआ था? खालसा। ठीक है। और इसी की स्टार्टिंग से किस चीज़ में रिफॉर्म होना स्टार्ट हो गए? सिख रिलीजन में, 19वीं सदी के आखिरी तक आते आते। बट द रिफॉर्म एफर्ट गेन मोमेंटम आफ्टर 1920। 1920 के बाद में जो ये एफर्ट्स थे, जितनी भी कोशिशें थी, ये तेज़ होने लगी जब अकाली मूवमेंट स्टार्ट हुआ। जो अकाली दल के लोग थे वो उठ खड़े हुए पंजाब के अंदर, और उनका मेन एम क्या था ना अकाली दल का, कि जो गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा पे उस टाइम पे किन का राज चलता था? महंत का। ये रहे महंत। ठीक है। ये है ना, ये गुरुद्वारा प्रबंधक होते थे, ये गुरुद्वारे को चलाते थे। जितने भी उस टाइम की जो ज़मीनें होती थी आसपास, जितने भी गांव होते थे, उनका जो टैक्स होता था वो कलेक्ट कौन करता था? ये महंत करते थे, और उनसे ये ऐशो आराम करते थे। इन्होंने कभी ढंग से गुरुद्वारों का उस टाइम पे ध्यान नहीं रखा, और इनके पास बहुत सी पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको दे दी थी, क्योंकि बहुत पैसा उनको खिलाते थे, और ऊपर से महंत अपनी आर्मी रखते थे। सोच सकते हो आप, अगर कोई इनसे टकराता तो ये उनसे लड़ खड़े होते, युद्ध स्टार्ट कर देते थे। और अकाली दल यही चाहती थी कि इनसे जो गुरुद्वारा है, उनकी मैनेजमेंट है, वो ली जाए और इनको भगाया जाए। इस वास्ते इन्होंने जो प्रेशर बनाया, जो सत्याग्रह किए, जो लड़ाइयाँ लड़ी, उसके उपलक्ष्य में 1921 में इन्होंने गवर्नमेंट को मजबूर किया, और गवर्नमेंट ने नई गुरुद्वारा एक्ट बनाई 1922 में, जिसको 1925 के अंदर अमेंड कर दिया गया, और मेन से जो इनकी मैनेजमेंट थी वो छीन ली गई गुरुद्वारों की। द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स हैड एन अंडरलाइंग यूनिटी। मोस्ट ऑफ देम वर बेस्ड ऑन ट्विन डॉक्ट्राइन ऑफ रीजन्स and humanism, though they has also sometimes tended to appeal the faith and ancient authority was their appeal। अब यहाँ पे क्या कहा गया है ना, उस टाइम की जो रिलीजियस मूवमेंट थी, ठीक है, वो किस पे बेस्ड थी?
कि भाई जो पुराने रीति रिवाज चलते आए थे उनको ठीक करने की थी, जो उस टाइम के लोगों की सोच थी उनको ठीक करना था। लोगों को बताया जाए कि भाई जो आप पुराने जो रीति रिवाज हैं वो आज के समय में हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, उनको हमको बदलना पड़ेगा। इसी चीज़ को चलते चलते जितनी भी रिलीजियस मूवमेंट्स हुई है वो होती रही है। द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प मैनी इंडियंस टू कम टू द टर्म्स with modern world. In fact, they arose to recourse the old religion into new modern mold to suit the needs of new social groups of society. यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि जो रिलीजियस मूवमेंट है उन्होंने काफ़ी इंडियंस की मदद की है उनको मॉडर्न वर्ल्ड के बराबर लेके आने में, उसी तरह से सोच समझ कर काम करने में। ठीक है, और जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको आज के समय में ढालने में इंडियन सोसाइटी की काफ़ी मदद रही है। दस The pride in the past did not prevent Indians from accepting the essential superiority of the modern world in general and modern science in particular. यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो इंडियंस हैं, जो मतलब पुराने रीति रिवाजों को लोग अपने ऐसे प्राइड की तरह लेते थे। ठीक है, कि भाई हम ऐसे ही चलते रहे, हमारे बाप दादा ऐसे काम करते रहे। लेकिन जो उस टाइम के इंडियंस थे, जो लोग थे, जो सोच समझ के चलते थे, एजुकेटेड थे, उन्होंने इन चीज़ों का जो उस समय की जो मॉडर्न चीज़ें थी उनको एक्सेप्ट करने में ज़रा सी भी देर नहीं लगाई, ताकि भाई हम खुद मॉडर्नाइज हो सके और जो आगे की ज़िंदगी है, जो आगे की पीढ़ियाँ आने वाली है, उनको एक बेटर लाइफ, बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके। अब इस चीज़ के जो रिलीजियस मूवमेंट्स रहे, इनके कुछ दो नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी रहे हैं, कुछ पॉजिटिव रहते हैं तो कुछ नेगेटिव भी रहते हैं। अब वो क्या थे? मोस्ट ऑफ देम catered the needs of small percentage of population, the urban and middle upper class. None of them could reach the vast masses of the peasantry and the urban poor, who continued by and large leads to their life in traditional and custom ridden ways. यहाँ पे क्या कहा गया है ना कि जो भी रिलीजियस मूवमेंट्स रही है, इन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब एक कम पॉपुलेशन के ऊपर अपना वर्चस्व या फिर अपने जो थॉट्स थे वो दिखाने में कामयाब रहे हैं, जो कि मोस्टली किस में थे? अर्बन, शहरी जो मिडिल और अपर क्लास के लोग थे ना, उन्हीं को ये प्रभावित कर पाए। इनमें से कोई भी सबसे ज़्यादा, जैसे कि पीजेंट्री होगी, जो गरीब किसान हो गए, या शहर में जो जितने भी गरीब लोग हो गए, वहाँ तक इनका जो आवाज़ है या फिर जो इनकी रिफॉर्म्स है, जो इनके काम थे, वो उन लोगों तक नहीं पहुँच पाए, और वो वैसे ही अपने पुराने जो रीति रिवाज थे उन्हीं के थ्रू जीते आ रहे थे, उनमें कोई ये बदलाव नहीं ला पाए। सेकंड लिमिटेशन क्या थी, जो कि सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर था, कि लोग अपने पास्ट को देखते थे, ठीक है, और उसकी ग्रेटनेस को देखते थे कि पहले हम कितने अच्छे से रहते थे, और उन्हीं के अंदर उन्हीं बातों के अंदर और जो उन्हीं लिखावटों के अंदर क्या है ना, वो बिलीव करते थे। इस वजह से जो आज की जो पॉजिटिव टीचिंग थी वो उनसे काफ़ी दूर होते जा रहे थे। बट मोस्ट ऑफ द टेंडेंसी tends to divide Hindu, Muslim, Sikh, Parsi as also high caste from low caste Hindus, and any overemphasis on religion in our country, many religion would bound to have divisive effect. यहाँ पे क्या बोला गया है ना कि जो भी ये टेंडेंसी थी कि भाई जो लोग पिछले जो लिखावटें होती या पिछले कल्चर के ऊपर जो रिलाई होके रहते थे, उस वजह से उनसे है ना लोगों के बीच में एक डिवाइड आ रहा था, एक दूसरे से बढ़ते जा रहे थे, हिंदू मुस्लिम आपस में बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि सब धर्म अपने अपने धर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग गए थे रेदर देन ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो इस वजह से और ऊंच नीच की भी बातें होने लगी, अनटचेबिलिटी की भी। तो ये एक तरह से इंसानों को और जो उनकी यूनिटी थी उसको तोड़ते जा रहे थे। यही सब इन दोनों लाइनों के अंदर कहा गया है कि भाई अपनी हेरिटेज से दूर हो रहे थे, और दूसरी तरफ जो आर्किटेक्चर था, लिटरेचर, मॉडर्न साइंस थी, उस सेक्शन के लोगों के ऊपर किसी ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो वो भी अपने पुराने जो रीति रिवाज थे उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते रहे आगे तक। Increasingly, Hindu, Muslim, Sikhs, Parsi, and later on lower caste Hindus who had been influenced by the social reform tended to be different from one another. तो यही वजह रही कि सब एक दूसरे से अलग होते रहे, क्योंकि इन कईयों पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता था सोशल रिफॉर्म्स का, और किसी पे होता ही नहीं था। तो जो ज़्यादा समझते वो अपना ज़िंदगी को सुधारते चले जाते, और जिनको कुछ नहीं पता था वो अपने पुराने रीति रिवाजों की तरह ही जीते रहे। इस वजह से लोगों के बीच में जो हारमोनी होनी चाहिए थी अलग अलग रिलीजन की तरफ, और जो अनटचेबल वाला सीन था वो भी ख़त्म होना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं। अब बाकी हम बात जो भी छोटा सा टॉपिक बच गया, दो या तीन टॉपिक बचते हैं अभी, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।
तो यहाँ पे हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं चैप्टर 11 के। अगर किसी को कोई इशू है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।